हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, नए वर्ष का आगाज़ हो चुका है, तो आप सभी फ्रेंड्स को नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर मीन्स जो अभी आपका सेशन हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, ठीक है, नेट पेपर फर्स्ट के लिए। और ये आपका पेपर जो है अभी आपका दिसंबर 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वो कंटेंट दे रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। आपकी तैयारी एक अच्छे ढंग से हो, एक प्रॉपर वे में हो, इसलिए मैं यहाँ पर वही कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं जितना उपयोगी कंटेंट होगा वो PDF के फॉर्म में आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उनसे आपको एक आइडिया मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आपको कलेक्शन पूरा दे दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह के, हम रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, डिफरेंट जो आपके और जो है यूनिट्स हैं सबके ऐसे ही कवर करेंगे। प्लस सेकंड पेपर एजुकेशन के लिए भी तैयारी हो रही है, नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो आप उनको भी सेंड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिए कि ये अभी आपके क्वेश्चन आए हुए थे जो अभी जून 2021 और दिसंबर 2022 का जो मर्ज साइकिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक आइडिया मिलता है, और कई बार उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के देते हैं। क्योंकि अब ये समझिए कि अभी आपका जो है एक आ गया है नोटिफिकेशन की, एक अभी होगा फरवरी लास्ट से लेके मार्च मतलब 10 मार्च तक है शायद, ठीक है। मुझे डेट ठीक से याद नहीं आ रही है, तो फर्स्ट वीक तक होगा। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ गया जो कि आपका जून में फिर प्रस्तावित है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, घुमा फिरा के उन्हीं को पूछता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो क्योंकि आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस भी है, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और जो कि क्या है आपके मतलब जो है आपको सोच विचार के ही देने हैं, क्योंकि इसमें क्या है इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से सही है ना। तो यहाँ पर देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में कौन से सही है। सूचना को याद करना, उसे परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करना, कि बी है पुराने और नए अनुभवों के संश्लेषण और संगठन के परिणाम स्वरूप अभिनव पैटर्न। तीसरा है अधिगमकर्ता पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यकलापों को आगे बढ़ाना। और डी है चौथा मतलब अधिगम का आशय अनुभव का अधिग्रहण, प्रतिधारण और परिष्करण, मतलब एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है ई, पांचवा है आपका केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी करना। तो इसमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसमें से अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर आप देखिए पुराने एवं नए अनुभवों के संश्लेषण और संगठन के परिणाम स्वरूप अभिनव पैटर्न, है ना। दूसरा है अधिगमकर्ता लर्नर पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यकलापों को आगे बढ़ाना। तीसरा है अधिगम का आशय अनुभव का अधिग्रहण, रिटेंशन और परिष्करण, प्रतिधारण, है ना, ये सारी चीजें हैं। चौथा है लोगों के विभिन्न समूह को ज्ञान साझा करने, आपसी मूल्यों पर सहमत होने और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो ये इसके क्या है सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से आपको 3 ही यहाँ पर चूज करने थे, तो यहाँ ये बी और सी फिर डी, है ना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट। इस बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। तो यहाँ पर देखिए कथन, पहला कथन कहता है, 2 कथन दिए हैं, आकलन अधिगम को प्रेरित करता है। आकलन मीन्स असेसमेंट, है ना, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंग्लिश में भी मैंने दे रखा है, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, रचनात्मक आकलनों में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रतिपुष्टि मीन्स क्या कह रहा है, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात करता है। फीडबैक आप सभी को पता है, जो है माइक्रो टीचिंग में आपने पढ़ा होगा ना फीडबैक। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है,
तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो देखिए आकलन क्या होता है, छात्रों के अधिगम और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है। ये छात्रों के अधिगम और विकास को बढ़ाने के लिए जानकारी को परिभाषित करने, चयन करने, डिजाइन, एकत्रित करने, विश्लेषण, व्याख्या, उपयोग करने की प्रक्रिया है ना। आकलन, असेसमेंट हम करते हैं, असेसमेंट, इवेल्युएशन, इन सब में डिफरेंट होता है, ये सब एक दूसरे से चीज़ें अलग होती हैं। तो आकलन क्या है, अधिगम को प्रेरित करता है। और संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो एक नियोजित सतत आकलन प्रक्रिया है। फॉर्मेटिव और समेटिव दो आपने पढ़े हैं, है ना, मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं इससे संबंधित जो अब और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे संबंधित भी मैं चीज़ें आपको दे दूंगी, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, और क्योंकि बीच बीच में मैं रिलेटेड चीज़ें भी बता देती हूँ, तो आप लोग वीडियो को अगर स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो वो चीज़ें मिस हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो सतत आकलन प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी छात्रों और शिक्षकों द्वारा सीखने और सिखाने के दौरान किया जाता है, ताकि छात्रों के लिए अधिगम संबंधी साक्ष्यों का प्रयोग किया जा सके और अनुशासनात्मक तरीके से सुधारा जा सके। तो इन छात्रों को स्वनिर्देशी होने में सहायता मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन बता रहा है सी कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, है ना। तो रचनात्मक आकलन में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर फीडबैक तो हर जगह ज़रूरी होता है ना, तो ये आपको क्या है, बहुत सोच विचार के देने हैं। ये पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। दूसरा है अकॉर्डिंग टू डीवी होना चाहिए, ये यहाँ पर डीवी होना चाहिए, ये गलत है। तो अकॉर्डिंग टू डीवी एजुकेशन इज क्या है, डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो डीवी ने जो बताया था वो शिक्षा को स्टेटस नीड के आधार पे बताया था, ठीक है इन्होंने। बाकी जो है मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि थ्योरी से संबंधित जितनी भी थ्योरी है ना आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो है, तो वो जितनी भी थ्योरी है, जीन पियाजे की हो, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और इसकी कोहलबर्ग की है, इस तरह से थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने वो वीडियो भी बना रखी है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और क्योंकि थ्योरी का अंदर का नहीं पता होता है कि किस में क्या कहा गया है, क्या चीज़ें हैं, ब्रूनर का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का है, कोहलर का है, थॉर्नडाइक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्वेश्चंस तो आपके मतलब ये कहिए कि फिजूल में ही कट जाते हैं, अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसी तरह से डीवी की जो थ्योरी है उनके अनुसार स्थिति आवश्यकता के आधार पर, मतलब बालकों की जो स्टेज है उनके जो अकॉर्डिंग कि किस तरह का परिवेश में वो रहते हैं, कैसे उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है बाल्यकाल से लेके, तो वो स्थिति के अनुसार आवश्यकता क्या है उसके आधार पर इन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में। आगे देखते हैं, ये देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये आपका ICT में भी आ सकता है, तो दोनों तरह इसका लिंक है। तो अधिगम प्रबंधन प्रणाली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑफलाइन पाठ्यक्रम के मार्केटिंग के लिए, या विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए, या संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए, या आभासी विद्यार्थी शिक्षक समूह सृजन के लिए। तो इसमें इसका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है, एक ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर, एकीकृत समझ लें, इंटीग्रेटेड, मतलब जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे शैक्षिक पाठ्यक्रम और परिणामों को बनाने के लिए, वितरित करने, ट्रैक करने, रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी सारे काम के लिए यूज़ करते हैं। शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय LMS में क्या होता है, मूडल, ब्लैक बोर्ड लर्न और स्कोलॉजी, ये भी याद रखिएगा, क्या पता इस तरह से क्वेश्चंस बन जाए कि क्या क्या इसमें शामिल है ना। अब लोकप्रिय उद्यम स्तर के LMS में एडोब, कैप्टिवेट, प्राइम, डोसेबो, ये सारे तो नाम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसका उपयोग K-12 स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थान, स्कूल, जिलों, इन सब के द्वारा किया जाता है। तो LMS क्या हुआ, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है, प्रशासकों, शिक्षकों और छात्रों को लाभान्वित करता है। और छात्र और शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री जैसे कि कैलेंडर, पाठ्यक्रम, असाइनमेंट और ग्रेड, इन तक पहुँच और अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी शिक्षक जो होते हैं आभासी समूह का सृजन करने में भी सहायक होते हैं। विद्यार्थी शिक्षक मतलब जो टीचिंग, ये आपके BEd वाले जो होते हैं ना, छात्र प्रशिक्षक और छात्र शिक्षक, इस तरह से जो होते हैं प्यूपिल लर्निंग टीचर्स जो होते हैं वो, तो उनका समूह का सृजन करने में भी सहायक होते हैं। तो ये LMS का पूरा फंक्शन है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षक केंद्रित कौन सी है, चौक और वार्ता, ये शिक्षक केंद्रित है ना। और प्रकरण, अध्ययन, परिचर्चा शिक्षार्थी केंद्रित है।
गतिविधि आधारित क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित है। क्षेत्र प्रशिक्षण, अनुभव जन्य अधिगम और शिक्षार्थी केंद्रित। तो इस पर भी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के शिक्षार्थी फ्लो चार्ट्स और रेखा चित्रों की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कौन से विद्यार्थी फ्लो चार्ट और रेखा चित्र से मतलब शिक्षा लेते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, दृश्यात्मक, इसका बी ऑप्शन सही है, विजुअल। जो दृश्यात्मक शिक्षार्थी होते हैं वो चार्ट, मैप, ग्राफ, रेखा चित्र से सूचना प्राप्त करते हैं। दृश्यात्मक शिक्षार्थी को अवधारणाओं, विचारों की व्याख्या करने के लिए चित्र का प्रयोग उत्तम तरीका होता है, मतलब उनको इनके द्वारा दिखाया जा सकता है। और श्रवण संबंधी अधिगम वो अधिगम होता है जिसे व्यक्ति अपने कानों द्वारा करता है। और स्पर्श ग्राह मतलब टच, इसके ये अधिगम वो अधिगम होता है जिसको विद्यार्थी क्रियाकलापों करके सीखता है। और परिपाटी अधिगम जो होता है, देखिए सबके बारे में दिया रखा है, तो इस तरह से सब अलग अलग आप देख सकते हैं। परिपाटी रोट अधिगम करने की वो विधि होती है जिसमें विद्यार्थी दोहराव की विधि अपनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी हो गई। श्रवण संबंधी भी देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि आप देख लें इसको। और स्पर्श ग्राह की बात करें तो टैक्टाइल, ठीक है, टैक्टाइल इसको बोलते हैं। और फिर हो गया परिपाटी रोट लर्निंग की बात कर रहा है, तो ये अलग अलग है जिसमें अलग अलग काम होते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ मतलब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उससे बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, वो उनका भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि यहाँ पर कौन सा जो है भाव, यहाँ पर ज़्यादा व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा, तो कौन सा डोमेन प्रभावित होगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट है ना। तो यहाँ पे यहाँ पर देखिए सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशनल तो वो होते हैं जो अंदर से आते हैं, है ना, जैसे कि रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सारे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि खेलता नहीं है, एक सामाजिक वातावरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये सोशल डेवलपमेंट होगा, ये जो है डोमेन इसका प्रभावित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जिम्मरमैन द्वारा, ठीक है, जिम्मरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्मविनियमित सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की बात कर रहा है। अधिगम के चक्रीय चरण या प्रक्रियाएं के रूप में कार्य करते हैं या करती हैं। कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही होंगे, तो राइट जो है करेक्ट ऑप्शन, आपको इसका नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसी तरह से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो है एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं, जो कि कहीं ऐसे मेंशन नहीं है, कहीं शिक्षण, देखिए शिक्षण प्रतिमान से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए इसमें ए ऑप्शन कह रहा है। यहाँ देखिए इसका जो है चित्र भी दिया हुआ है, पूर्व विवेक और स्व अभिप्रेरण विश्वास, फिर ये जो है लिंक है प्रदर्शन, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेक्षण, उसके बाद फिर है पूर्व विवेक, आत्मनिर्णय, अपना आत्म प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है, ABCDEF। तो यहाँ पर पहला क्या है, टास्क एनालिसिस, फिर वैसे ही है क्रम से ही है, टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन या बिलीव्स, और फिर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। इसका इसका जो पहचानने का एक वर्ड आपको मिला क्या है, सेल्फ की बात करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फिर सेल्फ जजमेंट, सेल्फ रिएक्शन, ठीक है, याद रहेगा। एनालिसिस करेगा पहले, फिर मोटिवेशन मिलेगा उसको, विश्वास, फिर सेल्फ कंट्रोल करेगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, जजमेंट होगा, और फिर उसके बाद रिएक्शन। ठीक, ये याद रखिएगा। इस तरह से इसका लाइन डायग्राम है। नेक्स्ट है, एक ही मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिक्स प्रोसेस का, लर्निंग जो ब्रिक्स का मॉडल था उनके द्वारा है। तो यहाँ पे देखिए लर्निंग आउटकम, लर्निंग फोकस, पहले तो आपको ये टर्म्स भी ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि जो एनटीए के द्वारा जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनके बहुत कठिन लैंग्वेज होती है, तो थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़िए। इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डालें तो बहुत बेटर रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो हिंदी के वर्ड होते हैं ना तो बहुत टफ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स दिए, कारक, और यहाँ पर सूची में ये दिया है कि लर्निंग मॉडल क्या था इसका। तो लर्निंग आउटकम है, लर्निंग फोकस्ड है, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक है, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इसको यहाँ पे मिलान करना है। तो जो अधिगम निष्कर्ष की बात करें, ये आंसर दिया हुआ है, ये आपका इस टेबल में आंसर है। ठीक है, तो यहाँ अधिगम जो निष्कर्ष है ये कहता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, अफेक्टिव, है ना। अधिगम निष्कर्ष, तो ये संतुष्टि, भावात्मक, और अंतर्भाविता मतलब सेटिस्फैक्शन, अफेक्टिव, इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद दूसरा है
ये हो गया अधिगम केंद्रन क्रियाकलाप, लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटीज, अधिगम का अविरत उपागम, ऑन गोइंग अप्रोच टू लर्निंग। ठीक है, फिर है विद्यार्थी विशेषता, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पूर्व ज्ञान, प्रीवियस या प्रायर नॉलेज। उसके बाद टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, अध्यापन संदर्भ, तो मूल्यांकन असेसमेंट की बात करता है। ठीक है, ये हो गया आपका बिक्स का मॉडल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आरेखन, ड्राइंग दैट चार्ट्स द रिलेशनशिप अमंग आइडियाज इज नोन एज, वो आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप संप्रत्यय मानचित्र जिसको कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। तो अवधारणाओं के बीच सुझाव दिया संबंधों की एक चित्र द्वारा दर्शाता है, डिजाइनों, इंजीनियरों, तकनीकी लेखक और दूसरों को संगठित करने का उपयोग करने वाली एक ग्राफिकल उपकरण है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट मैप क्या है, एक ग्राफिकल टूल्स है ना, जिसके द्वारा ये दर्शाया जाता है लाइन डायग्राम के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट मैप होता है। आगे देखिए, एक होता है आपका लर्निंग में ही आता है कॉग्निटिव मैप, है ना, तो वो भी है आपका लर्निंग थ्योरी से ही है। तो यहाँ पर टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है तात्क्षणिक परिवेश में, है ना, तो ये कह रहा है कि इंटरैक्टिव कंटेंट मतलब तात्क्षणिक परिवेश में दृश्य तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तु के साझा पर्यावलोकन हेतु, ये कह रहा है हेतु साधनों की पहचान कीजिए। तो वो इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें कह रहा है इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए, बी एंड सी, डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है वर्चुअल वाइट बोर्ड, स्लाइड शोइंग, फिर पॉलिंग है और क्विजिंग है। आगे देखिए इसकी व्याख्या, तो इसमें कह रहा है आंसर जो इसका ए हुआ, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अवतार क्या है, एक कंप्यूटर जनित 3D दुनिया में उपयोगकर्ताओं द्वारा कंप्यूटर निरूपण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चार्ट और मनोरंजन साइटों में किया जाता है। अब तात्क्षणिक प्रवेश में दृश्य तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तु के साझा पर्यावलोकन हेतु निम्नलिखित साधन प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल व्हाइट बोर्ड, स्लाइड दिखाना और मतदान पोलिंग और क्विज। ठीक है, प्रश्नोत्तरी, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके विषय वस्तु, मतलब विषय वस्तु के साझा पर्यावलोकन हेतु, ये हो गया। और अवतार क्या है, 3D दुनिया के लिए होता है, कंप्यूटर जनित प्रोग्राम है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए विधियों से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये इसी बार के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन पेपर भी दे रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ही पूरे हैं, इसी तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो ये क्या होगा ना, आपको एक बार पूरा देख लेने से थोड़ा आइडिया मिलेगा। और ये कम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब करीब 25-30 है। तो आप इस तरह से देख लेंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और एक पूरा बंच यहाँ पर है, तो उससे भी आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन आता है जो कि टीचर यूज़ करता है, टीम टीचिंग भी आती है, और लेक्चर मेथड हायर क्लासेस में यूज़ करते ही हैं। आता नहीं है तो क्या है, इंक्वायरी अप्रोच, है ना, जांच उपागम शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, एक ऐसा अप्रोच है कि ये शिक्षण और अधिगम का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को मौजूदा ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने और बोध करने में सहायक होता है। ठीक है, इसके लिए ही हम जांच उपागम इंक्वायरी अप्रोच का प्रयोग करते हैं, ये छात्र केंद्रित उपागम होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सजह कक्षा वातावरण के तत्व हैं। सजह कक्षा वातावरण, कॉन्जीनियल क्लासरूम की बात कर रहा है, ये टर्म्स देख लीजिए। तो यहाँ पर ये है सजह कक्षा वातावरण, मतलब जहाँ पे इजी वे में जो है आपका लर्निंग हो सके। तो इसका देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं, प्रेरक वातावरण का निर्माण, व्यक्तिगत प्रयासों में शामिल होना, सहयोगी टीम कार्य, कक्षा के भीतर विनिमय गतिविधि और निर्ममता पूर्वक श्रवण। तो यहाँ पर ये देखिए आंसर, यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, प्रिंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है इसका बी ऑप्शन सही है। बी में आपका है ए, सी एंड ई, ए, सी एंड ई, ये आंसर है आपका। सहज कक्षा वातावरण के तत्व हैं, पहला है प्रेरक वातावरण का निर्माण, ए हो गया। सहयोगी टीम जो है टीम वर्क होगा, तो बच्चा क्या है पूछ सकेगा, उसको हेल्प मिलती है। और निर्मग्नतापूर्ण मतलब इमर्सिव लिसनिंग, ठीक है, ये हो गया आपका श्रवण। तो ये सारी चीज़ें सहज कक्षा वातावरण के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें दे रखा है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के
कोहलबर्ग का क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसके अनुसार निर्णय प्रक्रिया में कौन सा पक्ष सर्वाधिक प्रासंगिक होने की ओर इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है। तो इसमें क्या है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए पहला ऑप्शन है बच्चे की आयु, फिर दूसरा है कानून का ज्ञान, तीसरा है मित्रों और सहोदर सिबलिंग्स की बात कर रहा है इसका प्रभाव, और चौथा है बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है। तो आंसर क्या है इसका डी, कि बच्चा कैसे निष्कर्ष निकालता है। इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निर्णय प्रक्रिया में बच्चा निष्कर्ष कैसे निकालता है, ये सर्वाधिक प्रासंगिक होने की ओर इंगित करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। फिर देखिए नैतिक विकास के चरण भी दे रखा है। हाँ, इसके जो है स्टेजेस जो है, प्रकार मतलब कितने टाइप्स के हैं, तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और इसके जो 6 चरण हैं इसमें देखिए आज्ञाकारी और दंडकारी, फिर लोभ और लालच है, तीसरा है पारस्परिक सहमति और अनुरूपता, चौथा है प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, पांचवा है सामाजिक अनुबंध, छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये भी मैंने बता रखा है वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। अगर आप लोग एक बार भी अच्छे से देख लेंगे ना तो वो टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, और वीडियो अब तक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। यहाँ पर देखिए ये भी मैचिंग करना है, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग है, यहाँ पर देखिए फैक्चुअल लर्निंग है, एसोसिएशन लर्निंग है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है और प्रोसीजरल लर्निंग है, ठीक है। और यहाँ पर मीनिंग इसकी दे रखी है, तो इनको मैच करना है आपको। तो देखिए जो तथ्य परक की बात कर रहा है फैक्चुअल लर्निंग, तो इस अधिगम का उपयोग सूचना को तार्किक जो है स्तर पर संगठित करने हेतु किया जाता है, ठीक है। इसका ये राइट ऑप्शन है। और फिर बात करें एसोसिएशन लर्निंग की, तो इस अधिगम का उपयोग व्यक्तित्व और सुसंगत चिंतन के विकास हेतु किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करें तो इस अधिगम का उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त गतिविधियों के अनुक्रम को संगठित करने हेतु किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल। फिर है प्रोसीजरल, यहाँ पर प्रक्रियात्मक अधिगम, इस अधिगम का उपयोग अधिक गहन तरीके, परिशुद्ध तरीके से सूचना के साथ संबद्ध करने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है मैचिंग हो गई आपकी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फिर कोहलबर्ग का जो है क्वेश्चन आया है, ये आपका किसी दूसरे सेट में आया होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में ये निम्नलिखित अवस्थाएं समाविष्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन, रिवॉर्ड्स है ना, पारितोषिक जिसको बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अभी आपने पीछे पढ़े थे, जो चरण इसके वही हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण। तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन कह रहा है नैतिक विकास के चरण मूल रूप से स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा कल्पित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूलन का गठन करते हैं। और इनके 6 चरणों को 2 चरणों के 3 स्तरों में बांटा गया था, आपने देखा था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, है ना। तो उसी में ये है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपको ये कह रहा है कि सही है। तो ये है 6 चरण इसके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी, ठीक। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन बिलो, इसके ऑप्शन भी होने चाहिए थे, वो यहाँ पे मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये चरण यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक वातावरण में शिक्षक, इन ए लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट। टीचर्स क्या होता है, टीचर्स यहाँ पे देखिए मानते हैं कि सभी विद्यार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है। संरचना व दिशा प्रदान नहीं करते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है निर्णय करते हैं, शिक्षक निर्णय करते हैं कि शिक्षार्थी कैसे व क्या सीखेंगे। फिर डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाते हैं। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन क्या है, ए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक वातावरण में शिक्षक मानते हैं कि सभी शिक्षार्थी मतलब विशिष्ट है और इसलिए विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका जो है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है इसका। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है और टीचर्स को ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप एक ही मेथड से सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तरीय पदानुक्रम के रूप में अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो 6 स्तरीय 6 स्टेज की बात कर रहा है, हायरार्की की 6 स्तरीय पदानुक्रम कौन से हैं। तो इसमें है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर मैंने भी बताया है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो। ब्लूम की वर्ग की शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के
जो सीखने के उद्देश्य हैं वो वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, ये बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है। ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तरीय पदानुक्रम के रूप में अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस आपको व्याख्या जो कि आपकी दी हुई है वो बता रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको मिल जाएगा कि सारा कंटेंट मैंने दे रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, ICT वगैरह। और जो नहीं है वो अभी जो नया कुछ ऐड हुआ है वो हम सारा जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करिए। ठीक है, आगे देखिए। और एजुकेशन के भी आपके जो है साथी संगी हैं तो उनको भी आप जो है वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सेकंड पेपर के लिए भी तैयारी कराई जा रही है, शिक्षा शास्त्र के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को ग्रेड या अंक या क्रेडिट देने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये किस प्रकार का किया जाता है, ये कब होता है, समेटिव में। ठीक है, समेटिव में विद्यार्थियों को ग्रेड अंक क्रेडिट देने के लिए संकलनात्मक प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या होता है, टीचिंग एवेल्युएशन का ही एक हिस्सा होता है। आगे देखते हैं। फिर है शिक्षार्थियों में संप्रेषण कौशल के विकास में शामिल है। संप्रेषण कौशल के विकास में कौन सा शामिल है, तो चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ है सूचना का ऊर्ध्वाधर प्रवाह, पहला हो गया। फिर है विचारों की प्रतिबंधित अभिव्यक्ति, रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन तार्किक वाद विवाद, शेयरिंग ऑफ डाउट्स डाउट्स को शेयर करना, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी मानव मनोविज्ञान की समझ। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, सी हो गया, C, D एंड E, मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट्स। फिर है शंकाओं को साझा करना, ठीक है, और D है, E है मानव मनोविज्ञान की समझ। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो गया। आप देख सकते हैं ना ये सारे ऑप्शन इसके। तो संप्रेषण कौशल है ना, स्किल की बात कर रहा है, तो यही होगा आपका, ये तीनों ऑप्शन सही है ना। विचारों की प्रतिबंधित अभिव्यक्ति ये तो नहीं होगी, संप्रेषण कौशल में कहीं से भी ये शामिल नहीं है। और वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की, वर्टिकल आप समझ रहे हैं, ऐसे जो बात करता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा। तो ये आपका है, 3 ऑप्शन लेने हैं आपको, C, D, E। नेक्स्ट है, देखिए शिक्षार्थियों में इसकी व्याख्या भी है, संप्रेषण कौशल के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रभावी संप्रेषण कौशल कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का आधार है। बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेशन के क्या टीचिंग हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तार्किक वाद विवाद वो भी होना चाहिए, तभी क्या होता है, स्टूडेंट टीचर के साथ इन्वॉल्व रहता है ना। टीचिंग लर्निंग जो होती है वो आपकी इफेक्टिव टीचिंग होती है। शंकाओं का साझा करना, बिल्कुल टीचर को हर समस्या का समाधान बच्चे का बताना चाहिए, नहीं आता है तो उसको अगले दिन बताना चाहिए। मानव मनोविज्ञान की समझ, ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर को जरूर समझना चाहिए, किसके द्वारा, साइकोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में, है ना। आगे देखते हैं, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स की बात कर रहा है और कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें देखिए ये इंग्लिश में ही है, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, सेल्फ प्रेजेंटेशन और इंटरव्यूइंग। पब्लिक स्पीकिंग में क्या आएगा आपका, इसमें आता है आत्मविश्वास, है ना, पब्लिक स्पीकिंग। लीडरशिप में क्या होगा, समस्या का समाधान होता है। और उसके बाद है सेल्फ प्रेजेंटेशन, एक विश्वसनीय व्यक्ति का निरूपण करना, है ना, मतलब सेल्फ प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन। इंटरव्यूइंग क्या है, समालाप जिसको कहते हैं, जानकारी प्राप्त करना, है ना। इंटरव्यू कई तरह के होते हैं, फेस टू फेस होता है, आमने सामने होता है, टेलीफोन पे होता है, बहुत तरीके से होता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका, मैचिंग हो गई। आगे देखिए, एक शिक्षक को प्रभावी संप्रेषणकर्ता होने के लिए निम्नलिखित में से किस किस का सहारा लेना चाहिए। तो चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें कौन कौन सा है, बी, है ना। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए, अधिगम के लिए ऐच्छिक समर्थन होना चाहिए, त्वरित और नियमित प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होनी चाहिए, सर्वलित प्रस्तुतिकरण, छात्रों की पसंद नापसंद की महत्ता। फिर है प्रत्येक छात्र के व्यवहार का गहराई से निरीक्षण कर असामान्य व्यवहार करने पर सतर्क रहें और सुधार करने का प्रयास करें। फिर नेक्स्ट है अच्छे काम की प्रशंसा कर रचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी दें, है ना। तो रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन है क्या दे रखा है, बी ऑप्शन, मतलब 2, 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं, देखिए नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉलंटरी सपोर्ट टू लर्निंग, है ना, अधिगम के लिए ऐच्छिक समर्थन। और 4 है इमीडिएट एंड रिच फीडबैक, ठीक है, त्वरित और रेगुलर होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, रेगुलर होना चाहिए, त्वरित और नियमित प्रतिपुष्टि, है ना, सिस्टम ऑफ इमीडिएट एंड रेगुलर फीडबैक। फीडबैक तो तुरंत मिलना चाहिए।
तो ये सारे आपके राइट ऑप्शन है, ठीक है। या बाकी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीवी के अनुसार है, डीवी ने देखिए एक है, डीवी ने पहला जो कथन था, स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। और कथन 2 चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, अगली वीडियो में। तो देखिए चॉम्स्की ने कहा था शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। तो इनके जो सही उत्तर का चयन करना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड आर ट्रू, और बोथ स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट या स्टेटमेंट सेकेंड जो है फॉल्स, ठीक है, मतलब पहला जो है सही है कि दूसरा सही गलत है। और इस तरह से देखिए सी ऑप्शन कह रहा है कि कथन फर्स्ट सत्य है या कथन सेकेंड असत्य है। चौथा है कि कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकेंड सत्य है। तो अब देखिए सी ऑप्शन सही है इसका, ये वाला, ये इसका जो है राइट ऑप्शन है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि डीवी ने स्कूलों को, जॉन डीवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ना यहाँ पे देखिए, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया, स्कूलों को समुदाय के समान बताया। तो ये जॉन डीवी ने ही कहा था, तो ये कथन तो सही है। और डीवी का जो सेकंड कथन ये भी कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज नॉट ट्रू, है ना, चॉम्स्की वाला सही नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से गैर पारंपरिक शिक्षण से संबंधित है? गैर पारंपरिक शिक्षण, तो देखिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न, है ना, जो है एडवांस लेवल के जो आते हैं, तो ये कई तरह के होते हैं। तो इसमें से जो कौन सा इससे संबंधित है गैर पारंपरिक, देखिए पहला है निर्धारित समय वाली परिसर आधारित शिक्षा, दूसरा है शिक्षा केंद्रित अधिगम, तीसरा है नियमित उपस्थिति की आवश्यकता, और चौथा है कोई निश्चित पाठ्यचर्या का ना होना। तो आंसर डी इसका है, ये गैर पारंपरिक शिक्षण से संबंधित है। तो ये है आपका डी ऑप्शन कि एक ऐसा शिक्षण संबंधी अधिगम क्रियाविधि जो ऑन कैंपस के बाहर किसी नियत कक्षा और बिना किसी नियत पाठ्यक्रम के संचालित होता है, गैर पारंपरिक शिक्षण कहलाता है। पारंपरिक शिक्षण में क्या होता है कि टाइम होता है और कुछ आपका जो है एक पाठ्यचर्या सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन गैर पारंपरिक जो कि ऑन कैंपस के बाहर नियत कक्षा और बिना कोई रेगुलर पाठ्यक्रम नहीं होता है, वहाँ पर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं? तो अब शिक्षार्थी केंद्रित विधि है ना, लर्निंग सेंटर टीचिंग जो है आपकी, जो है ये आपका है लर्नर का, है ना, टीचर सेंटर थी और फिर लर्नर सेंटर, शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में। तो यहाँ पर है आपका सेल्फ लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थी के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो कौन सी? आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, सी ऑप्शन है इसका। शिक्षण और अधिगम, इसकी व्याख्या देखिए, शिक्षण अधिगम विद्यार्थी जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष आगमनात्मक शिक्षण, इंडक्टिव और अधिगम चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी से ऐसी विधि और शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें पूछताछ, समस्या आधारित डिस्कवरी, ये सब रहते हैं, ठीक है, जिससे कि छात्रों को शुरू से समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने पढ़ी है। डिडक्टिव निगमनात्मक, मैंने बताया था आपको, जो नियम से संबंधित हो कि तुरंत एक नियम बता दिया जाता है, उसी के आधार पर चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आगमनात्मक में क्या होता है, इंडक्टिव में आपको जो है वहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझाने के आधार पे इस तरह से चीज़ों को समझाया जाता है और अंत में जाके एक सिद्धांत को या एक थ्योरी को फिर वहाँ पे बताया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे एक समझ विकसित की जाती है। ये हो गया आपका इसका राइट ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं? ये इसका लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का। काफ़ी सारे क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से कवर हो गए, इनको पूरा देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जाते जाते लाइक भी करिए। यहाँ पे विमर्श स्तर की बात कर रहा है, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो ये कह रहा है, पहला है विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। दूसरा है विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। तीसरा कह रहा है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। फिर डी है विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। फिर है नेक्स्ट, विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पे जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव, जो सबसे हाई लेवल का था आपका, ये आपको याद होगा फिगर, है ना,
3 लेवल की बात करता है, मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो वहाँ पे देखिएगा आप। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, ये सी, जो डी ऑप्शन है इसका सही है, सी एंड डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए सी एंड डी, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होता है और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यता है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर शिक्षार्थी की ये उच्चतम स्तर की विचारशीलता है। इस स्तर में मूल रूप से उन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को समर्थन प्रदान करता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताओं का विकास होता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। मेमोरी में क्या होता है कि आप खाली मतलब याद कराया जाता है आपको। अंडरस्टैंडिंग जो बीच का लेवल था, वहाँ पे क्या होता है कि उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर आपको खुद से सोचने के लिए विवश किया जाता है, मतलब ऐसे आपको जो है मतलब जो एक्टिव करते हैं माइंड का जो है प्रोग्रेसिव, उसका ऐसे डेवलप होता है प्रोग्रेशन की वो अपने आप से समस्या समाधान करने में सक्षम हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चन हो गए। और ठीक है, आपका यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बताइए कि आपको और किस जो है टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।